नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डीबीटी असेसमेंट एंड नर्सिंग केयर। मैं दीपिका सिंह, रजिस्टर्ड नर्स। एक बार फिर बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं रेगुलर रहूँगी, बट शुरू करते हैं। डीबीटी असेसमेंट एंड नर्सिंग केयर। टाइटल डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस पे ही बात करेंगे। क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड हम इसको असेस कैसे कर सकते हैं, केयर कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे सकते हैं और पेशेंट को बचा कैसे सकते हैं। डीबीटी असेसमेंट एंड नर्सिंग केयर। इस पिक्चर में आपको मैंने नॉर्मल वेन दिखाने की कोशिश की है और थ्रोम्बस के साथ वेन दिखाने की कोशिश की है। थ्रोम्बस से एम्बोलिज्म कैसे बनता है, टूटकर कैसे हमारे ब्लड में फ़्लो करता है, ये भी दिखाने की कोशिश की है। जो पहला वाला वेन दिख रही, पहले वाली वेन आपको दिख रही है, नॉर्मल है। सेकंड वाली थ्रोम्बस के साथ है और थर्ड वाली थ्रोम्बस से एम्बोलिज्म जो बना है वो है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो आज हम डीबीटी पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, सिम्टम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये पढ़ेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे डीबीटी का, और नर्सिंग केयर कैसे देंगे, कॉम्प्लिकेशन को कैसे बचाएंगे। डेफिनेशन ऑफ डीबीटी: फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन डीप वेन्स, कॉमनली लोअर लिम्ब। ज़्यादातर हम देखें तो जो भी ये डीबीटी की प्रॉब्लम होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, ये लोअर लिम्ब में ही होती है। तो और वो साइड्स हैं काफ मसल्स, मतलब काफ वाला एरिया, फीमोरल, ऑब्लिटियन। वाई डीबीटी इज़ डेंजरस? डीबीटी डेंजरस क्यों है? अभी मैंने जो सबसे पहली वाली स्लाइड आपको दिखाई थी, मैं वापस वहीं जा रही हूँ। नॉर्मल वेन दिखाई दे रही है, डीबीटी वाली वेन दिखाई दे रही है और एम्बोलिज्म वाली वेन दिखाई दे रही है। तो एम्बोलिज्म जो बन रहा है ये आपके ब्लड में फ़्लो कर रहा है। अगर ब्लड में फ़्लो कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि डेंजरस तो है ही, क्योंकि अगर एम्बोलिज्म पूरे ब्लड में फ़्लो कर रहा है तो ये कहीं भी जाके क्लॉट करेगा। ये आपको ब्रेन इंजरी कर सकता है, आपको स्ट्रोक की तरफ ले जा सकता है, आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग तो है, डेंजरस है ही, और कैन कॉज क्रॉनिक वेनस प्रॉब्लम। और प्रिवेंटेबल तो हॉस्पिटल में है। जब भी लगे आपको डीबीटी आपको डेवलप हो रहा है, आपको हॉस्पिटल में आना है, डॉक्टर को दिखाना है और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज होकर इलाज कराना है। पैथोफिजियोलॉजी: वेरिकोज वेन्स की बात आपने सुनी होगी कि वेरिकोज वेन है, तो उसके ट्रायड हैं, लाइक वेनस स्टैसिस, इंडोलिथियल इंजरी, हाइपरकोगुलेबिलिटी। अब वेनस स्टैटिस की बात करें तो जो इमोबिलाइज लोग हैं, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और भी रीज़न होते हैं इमोबिलाइज होने के, तो मे बी कुछ ऐसी डिसीज़ है, ओल्ड एज हैं, ओबीज हैं, जो मोबिलाइज नहीं हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट में रिस्क ज़्यादा होता है। इंडोलिथियल इंजरी, लाइक अगर किसी को आरटीए पेशेंट है, सर्जरी हुई है, तो भी बहुत चांसेस होते हैं कि ब्लड क्लॉट, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी भी हम कोगुलेंट फैक्टर देते ही हैं, और ट्रॉमा में तो एम्बोलिज्म बनता ही बनता है। हो सकता है कभी कभी हम ट्रॉमा में ब्लीडिंग रोकने के लिए कोगुलेंट के लिए इंजेक्शन दें, विटामिन के दें, ऐसा कोई इंजेक्शन दें जिससे कि ब्लड ट्रेनेक्सा दें, जिससे कि ब्लड हमारा थिक हो जाए और ब्लीडिंग ना हो। हमने वो तो दिया है, बट जो हमारी वेन है जो बहुत थिन है, उसमें जाके वो ब्लड क्लॉट अगर फंसेगा तो क्या करेगा? तो वो डीबीटी डेवलप करेगा। तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी ट्रामा भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, और वो पेशेंट भी जो कैंसर और प्रेगनेंसी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उस दौरान भी कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं और सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि कोगुलेशन फैक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग हो और ब्लड की थिननेस कम हो। क्योंकि डीबीटी का मेन जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो होता रहेगा, तभी डीबीटी का रिस्क नहीं होगा। तो जहाँ इसमें बात आती है, सीधी सी बात है, वहीं पे डीबीटी डेवलप हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है? मैंने पहले भी बताया था, ओल्ड एज, ओबिसिटी, कैंसर, प्रेगनेंसी, सर्जरी, इमोबिलिटी, आईसीयू स्टे एंड सेंट्रलाइज। साइन एंड सिम्टम: लेग स्वेलिंग, ऑब्वियसली जहाँ क्लॉट होगा वहाँ स्वेलिंग दिखेगी, पेन दिखेगा, वो जगह आपको गर्म मिलेगी, अगर आप उसे छू कर देखेंगे तो वो जगह आपको गर्म मिलेगी। रेडनेस होगा, डायलेटेड वेन्स दिखेंगी आपको अलग से, और कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी होता है। नर्सिंग असेसमेंट: नर्सिंग असेसमेंट के लिए प्रॉपर एक
वेल्स स्कोर डिज़ाइन किया गया। फिर भी मैं अभी असेसमेंट के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स कवर कर दे रही हूँ। इंस्पेक्ट लिम्ब, दोनों लिम्ब को हम अच्छे से देखेंगे, सरकमफेरेंस मेज़र करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, बॉडी का भी लेंगे, और आपको जहाँ डीवीटी रिस्क दिख रहा है वहाँ का भी टेम्परेचर लेंगे, छू कर वो पता करेंगे कि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा तो नहीं है। टेंडरनेस देखेंगे, टेंडरनेस मतलब छूने से दर्द हो रहा है उस जगह पे, और दोनों लेग को, बोथ लेग हम कंपेयर करते रहेंगे। अभी वेल्स स्कोर की बात की थी, आ गया वेल्स स्कोर ओवरव्यू। क्लिनिकल प्रेडिक्शन टूल ऑफ डीवीटी प्रोबेबिलिटी यूज्ड बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट, हेल्प गाइड ट्रीटमेंट एंड डिसीज। वेल्स स्कोर क्राइटेरिया मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत इजी है, बस समझ लीजिए और फिर परफॉर्म करिए। मैंने जो अपने राउंड्स वगैरह पे देखा है कि हम सिर्फ वेल्स स्कोर में हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर टिक कर दें और बस मिनिमम रिस्क बताना है। पेशेंट के पास जाके ये भी नहीं देखना है कि इसमें से कोई क्राइटेरिया कहीं मैच तो नहीं कर रहा है। तो कभी भी जब आप वेल्स स्कोर को करें या डीवीटी असेसमेंट करें तो एक बार पेशेंट के पास ज़रूर जाकर खड़े हों कि और देखें कि इस क्राइटेरिया से और पेशेंट में क्या सिमिलरिटी है और क्या मार्क्स देने चाहिए जो थोड़ा सा हमारे ट्रीटमेंट को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएंगे, जो आउटकम अच्छा निकलेगा और पेशेंट जल्दी ठीक होगा, जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा और हम उसको सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। एक्टिव कैंसर क्राइटेरिया नंबर 1, एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट ऑनगोइंग विद इन 6 मंथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस तरीके का केस है तो +1 करते हैं। पैरालिसिस वाला पेशेंट है, मोबिलाइज नहीं होगा, +1 मार्क्स देंगे। बेड रिडन पेशेंट है, मेजर सर्जरी हुई है 12 हफ्ते से पहले या विद इन 12 हफ्ते, तो अब जब मेजर सर्जरी है तो ऑब्वियसली वो पेशेंट बेड रेस्ट पे ही होगा, तो उसमें भी रिस्क है। लोकलाइज्ड और मेजर सर्जरी हुई है तो उसको कोगुलेंट फैक्टर भी दिया गया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही गया होगा, तो वो भी रिस्क है। लोकलाइज टेंडरनेस अलॉन्ग डीप वेन, डीप वेव में टेंडरनेस है, छूने में दर्द हो रहा है। दोनों एंटायर लेग स्वेलिंग, पूरे लेग में स्वेलिंग है। काफ स्वेलिंग, काफ एरिया पे स्वेलिंग है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है दूसरे लेग से कंपैरिजन करने में। मैंने पहले बताया था दोनों लेग्स को कंपैरिजन करते रहना है। पिटिंग एडिमा, अब एडिमा पिटिंग एडिमा क्यों कह रहे हैं? एडिमा हमारा 3 तरीके का होता है, लेकिन यहाँ हम पिटिंग और नॉन पिटिंग ही पढ़ा दें। पिटिंग एडिमा, अगर कोई पेशेंट है उसको आप ऐसे उसकी जहाँ भी आपको लग रहा है स्वेलिंग, उसको टच करके थोड़ा सा दबाएंगे और अगर गड्ढा पड़ जाता है और उसको वापस अपनी पोजीशन पे आने में थोड़ा समय लगता है तो वो पिटिंग एडिमा है। नॉन पिटिंग एडिमा भी होता है जब हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड भरा होता है, हम कितना भी प्रेस करेंगे वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, वहाँ कोई निशान नहीं बनेगा, तो वो नॉन पिटिंग एडिमा होता है। पर अगर पिटिंग एडिमा की बात हो रही है और पिटिंग एडिमा आपको दिख रहा है तो रिस्क है डीवीटी का, तो +1 दे देना है। कोलैटरल सुपरफिशियल वेन दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की बिल्कुल चमकदार स्किन दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पे रिस्क है, +1 देना है। प्रीवियस डीवीटी की डायग्नोसिस पहले रह चुकी है, +1 देना है। अल्टरनेटिव डायग्नोसिस मोर लाइकली देन डीवीटी, वहाँ -2 हो जाएगा। लाइक कोई पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिन नहीं पास हो रहा है, पूरी बॉडी में ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग है, तो उसको हम डीवीटी थोड़ी दे देंगे, नहीं करेंगे। हो सकता है वो आरटीए का पेशेंट हो, चोट की वजह से उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो, उसको ऐसी चोट लगी हो कि स्वेलिंग हो, तो आप उसको डीवीटी असेसमेंट में उसको -2 दोगे, 1 मार्क्स नहीं दो, ठीक है। वेल्स स्कोर इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? 3 से ज़्यादा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, 1 से 2 मार्क्स आ गए तो मॉडरेट है, 0 है तो लो प्रोबेबिलिटी है। अब ये देखिए, अगर 3 है तो क्या करना है, 1 से 2 है तो क्या करना है, 0 है तो क्या करना है। अगर 3 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब अब उसको डायग्नोस्टिक की तरफ हम जाएंगे कि अगर डीवीटी है तो कहाँ है, किस लेवल का है, कितना है, क्या ट्रीटमेंट देना है के लिए हम उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, लाइक कलर डॉपलर, लाइक MRI, लाइक CT। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉपलर, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डी डाइमर टेस्ट कराएंगे, वेनोग्राफी कराएंगे, CT, MRI। ट्रीटमेंट एंटीकोगुलेंट, ऑब्वियसली एंटीकोगुलेंट देंगे, हेपारिन, LMWH, वारफरिन, DOACs। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब हम उसको एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, हेपारिन दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ब्लीडिंग मॉनिटरिंग करनी है, लैब के रिपोर्ट्स रेगुलर देखते रहने हैं, करेक्ट डोज पेशेंट को देनी है, वाइटल साइन टाइम से टाइम असेस करने हैं, और कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तुरंत ऑब्जर्व करके डॉक्टर को बताना ही है। नॉन फार्माकोलॉजिकल केयर, हम नर्सिंग केयर में क्या करेंगे, क्योंकि दवा देना तो हमारा काम है नहीं जब तक लिखा ना जाए, तो विदाउट
दवा के हम क्या करेंगे, एलिवेट लिम्ब, कंप्रेशन, स्टॉकिंग पहना के रखना है, पैर ऊपर करके रखने हैं, बॉडी पोजीशन से ऊपर वाली पोजीशन बना के रखनी है, पेशेंट को एम्बुलेट कराने के लिए इनकरेज करना है, उसकी फिजियो कराते रहना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पैर की एक्सरसाइज फिजियो कराते रहना है पेशेंट का। प्रिवेंशन क्या है, रिस्क असेसमेंट ऑन एडमिशन, डीवीटी रिस्क ऑन एडमिशन ही हो जाना चाहिए असेसमेंट। मोबिलाइजेशन जल्दी कराने की कोशिश करनी चाहिए। कंप्रेशन डिवाइसेस लाइक आपको स्टॉकिंग बांधी जाती है और डीवीटी पंप भी आता है, वो भी बांधते हैं। प्रोफिलैक्टिक भी दिया जाता है, एंटीकोगुलेंट। इमरजेंसी साइन क्या है, चेस्ट पेन। अगर किसी पेशेंट को डीवीटी डायग्नोस हो गया है या उसको रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट में उसको रिस्क आ रहा है, तो हमें उसके इमरजेंसी साइन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है, ब्रीथलेसनेस तो नहीं हो रही, हेमोपेटाइसिस तो नहीं हो रहा, कोलैप्स तो नहीं हो रहा पेशेंट, और पॉसिबल पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो मेन मतलब बिल्कुल कॉमन है कि हो ही सकता है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको दवा समय से लेनी है, दवा समय से लेती रहनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मरीज को दवा देने जाते हैं, हम एक टैबलेट दे के आए हैं, 1-10 मिनट बाद खाएंगे मैम, अच्छा आप मैम रख दीजिए हम बाद में खा लेंगे। नर्स को अक्सर ये झेलना पड़ता है, ये आता ही है ये कि अभी तो खाइए, अब 10 मिनट बाद खाइए। अब 10 मिनट बाद नर्स के पास तो 6 मरीज हैं, कभी कभी 2 मरीज हैं, 3 मरीज हैं, वो दूसरे पेशेंट में लग गई, नर्स भी भूल गई, पेशेंट भी भूल गया, दवा रह गई। तो मेडिकेशन अधेरेंस तो करना ही करना है। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, आपको ज़्यादा देर कोशिश करना है कि आप अपने बॉडी को मोबिलाइज करें। अवॉइड प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। लेग्स की क्या एक्सरसाइज तो पूरी बॉडी ही करनी चाहिए, पर अगर लोअर लिम्ब में ही रिस्क है ज़्यादा तो हमें ऑब्वियसली लेग्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होगी। फॉलोअप विजिट्स पे, डिस्चार्ज की बात है, फॉलोअप विजिट पे भी आपको आना है टाइम से। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना कि आराम मिल गया अब तो हम बाद में दिखाएंगे या हम यही दवा कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होता, एक बार आपको दिखाना ही होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे, फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करनी है, मतलब अगर आप डीवीटी असेसमेंट पल्स स्कोर से कर रहे हैं तो उसकी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करनी है, लिम्ब का मेजरमेंट लेना है, ड्रग देनी है, पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है और पेशेंट को एजुकेशन देते ही रहना है। समरी लास्ट में आपको बता दें, डीवीटी इज़ प्रिवेंटेबल। डीवीटी ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है जिससे हम बचाया नहीं जा सकता या जिससे हम रिकवर नहीं हो सकते हैं, पर एक बार डीवीटी हो जाए तो रिस्क रहता है। अर्ली असेसमेंट सेव लाइफ्स। ऑब्वियसली किसी भी बीमारी में अगर हम जल्दी असेसमेंट कर लेते हैं तो जान जल्दी बचा पाते हैं। नर्स का बड़ा क्रूशियल रोल है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग इसको बहुत लाइटली ना लें। कोई पेशेंट डीवीटी का है तो उस पर आपको उसके डेंजर साइन जो मैंने पढ़ाए हैं वो ध्यान में रखना है। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, जैसे ही कोई कॉम्प्लिकेशन हो तुरंत डॉक्टर को बताएं, तुरंत एक्टिव इंटरवेंशन लें। एंड थैंक यू सो मच।